अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में। आज जो है हम लोग करने वाले हैं मैथ्स का सेक्शन। फॉर ईटा फ्री क्लासेस ज्वाइन करें हमें और जो है ईटा की अच्छी सी तैयारी करें। साथ में आपके जो भी डाउट्स हों आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, बिकॉज वी आर हेयर फॉर योर हेल्प। तो आपको कोई डाउट हो, कोई ऐसा एमसीक्यूज हो जो है आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ऑफ कोर्स आपकी हेल्प करूँगी। साथ ही आप जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप शेयर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन जो है वो फिर सब डिस्कस करते हैं वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इंस्टाग्राम है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। खैर वहाँ पर ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं होती, क्योंकि देखिए इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता इंसान, ठीक है। साथ ही आप जो है मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी साइड इस वीडियो के एंड में होती है, एंड साथ ही जो चैनल का इंट्रो है वहाँ पर भी है, ठीक है। सो अब हम जो है ईटा का फर्स्ट सेक्शन हमने कर लिया था। दैट वाज सो अमेजिंग। बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हमने वहाँ पर किए, जिसमें फिजिक्स का सेक्शन था फर्स्ट वाला, जिसमें 40 एमसीक्यूज थे, 40 एमसीक्यूज, जिसमें हमने 40 एमसीक्यूज सॉल्व किए। बहुत ही मज़ेदार एमसीक्यूज थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने न्यू न्यू सीखी। एंड उसमें मैंने लास्ट में जो है एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 40, जिसका आंसर जो है मैंने आपको बताया था, बोला था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो जिन ने जो है वो वीडियो देखी है तो देख लेंगे इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन था, मैं यहाँ पर वापस खैर नहीं लिखूंगी। चलिए इसको ऐसे ही डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन थे, ए बी सी डी। ए में था मोटर, बी में था जनरेटर, सी में था ट्रांसफार्मर एंड डी में था बैटरी। सो द करेक्ट आंसर इज मोटर, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ए वॉज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मोटर ही है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो जिन ने उसको अटेम्प्ट किया था वेरी गुड, एंड होप कि आपकी अच्छी तैयारी हुई है। आपने जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपने अपने पास नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। नाउ आ गए हैं हम लोग मैथ सेक्शन की तरफ। मैथ सेक्शन में 35 एमसीक्यूज होने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स के बहुत ही यूनिक टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का सेक्शन। सो आ गए हम लोग मैथ्स के सेक्शन में, एंड चलिए यहाँ पर हमारे पास कितने टोटल एमसीक्यूज होंगे। टोटल एमसीक्यूज होंगे हमारे पास 35, एंड 35 क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स ये बिगिनिंग सेक्शन है। बिगिनिंग सीरीज में सबसे पहले हम लोग बिगिनिंग करेंगे, उसके बाद मीडियम टाइप्स एमसीक्यूज एंड देन द मोस्ट हार्डर एमसीक्यूज। तो इस तरह से हमारी 3 सीरीज जो है, एक सीरीज के अंदर 3 जो होंगे वो होंगे लेवल्स, ठीक है। बिगिनिंग, मीडियम एंड हार्ड लेवल। क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जो है वो सारी की सारी बुक्स तो पढ़ ली होंगी, बट देखें छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसमें हमें गौर करना होता है, ठीक है ना, एमसीक्यूज में। एंड ईटा इज़ द टफ जो है वो टेस्ट, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स फ्यूचर, ठीक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हम जा सकते हैं। तो इसीलिए हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। हम लोग जो है ईजी एमसीक्यूज भी करेंगे, हम मुश्किल एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है ना। हम हर टाइप के एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फ्री क्लासेस ऑफ ईटा है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। तो 35 एमसीक्यूज मैथ्स के सेक्शन में होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसे कि हम लोग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला देखा हुआ है, तो चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। x की वैल्यू क्या है, वो है 3, तो मैं इधर लिखूंगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 4, तो 4 का हम स्क्वायर ले लेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड प्लस 4 का स्क्वायर 16। 9 प्लस 16 इज 25। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 25। वी गॉट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज 25। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि सॉल्व फॉर x, जिसमें हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। अच्छा, इसके ऑप्शंस कहाँ गए, लेट्स राइट द ऑप्शंस हियर। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन ए है 2 एंड ऑप्शन बी है, जब तक मैं ये कर रही हूँ आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ऑप्शन 3
4 एंड डी है 5। ठीक है, सो हमारे पास जो है एक लीनियर सिंपल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है और हमें बोला गया है कि इसकी x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। तो 3 जो है वो लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो 7 प्लस 3, इक्वलिटी की उस साइड कोई भी चीज़ ट्रांसफर होती है तो साइन विल बी चेंज। तो 2x इक्वल टू 7 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 10 और 10 2 डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5। अभी बिगनिंग है इसीलिए एमसीक्यूज काफ़ी इजी जो है मैंने रखे हुए हैं। नेक्स्ट जब हम लोग जो है सीरीज करेंगे मीडियम वाली, उसमें फिर आपको पता चलेगा कि एमसीक्यूज जो होते हैं वो कितने टफ आएंगे। ठीक है ना। सो फिलहाल आपका वार्म अप हो रहा है तो दिमाग का वार्म अप कीजिए और अच्छे अच्छे से एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए और जो भी मैं एक्सप्लेनेशन में लिखती हूँ अपने पास नोट डाउन करें। आपको कहीं भी जो है इसमें कोई भी पॉइंट निकल सकता है कि आपको वो फिर टेस्ट में यूज हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो हमें दिया गया है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन में आए और डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव क्या होते हैं, जब भी हम लोग डेरिवेटिव का नाम लेते हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि दो चीज़ें मैथमेटिक्स वालों को फिंगर टिप्स में आनी चाहिए। एक है हमारे पास डेरिवेटिव्स, ठीक है, और एक है इंटीग्रल। ठीक है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपको आंखें बंद करके भी आनी चाहिए। ठीक है ना। और अगर आपको डेरिवेटिव्स या इंटीग्रल में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको नहीं पता किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे, कोई एक्सपोनेंशियल या जो है लॉगरिथम का कोई या ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन आ जाते हैं कि उसका इंटीग्रल और उसका डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं, तो आप मेरे चैनल के ना आई टैब पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है सीरीज सॉल्व की हुई इन चीज़ों की, तो वहाँ जाइए, आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड साथ ही आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट मोस्ट सर्च प्लेलिस्ट, ठीक है ना, सर्च प्रॉब्लम। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रल डेरिवेटिव मैंने सॉल्व किए हुए, वो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डेरिवेटिव्स की बात कर रहे थे। एंड अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें फिंगर टिप पे आनी चाहिए। याद रखिएगा अगर आपको ये नहीं आती है, इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है, सो दैट विल बी सो डिज़ास्टर। ठीक है ना, बिकॉज ये दो चीज़ें ऐसी होती है जो हर जगह आती हैं। आफ्टर सेकेंड ईयर आप अगर किसी भी चीज़ में BS कर रहे हो, आपकी ये दो चीज़ें ज़रूर आएंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी हो ना, आपका डेरिवेटिव इंटीग्रल ज़रूर आएगा। ठीक है, सो अच्छे से इसको कीजिए। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। डेरिवेटिव्स काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन से टाइप्स के डेरिवेटिव होते हैं। यहाँ पर हम पावर डेरिवेटिव यूज़ करें तो पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, तो एफ ऑफ डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 पावर नीचे आ जाएगी। और हम क्या करते हैं 2 माइनस 1 होता है जब पावर नीचे आ जाती है, तो 2 इक्वल टू एक्स की पावर 1 हो जाएगी। 1 हम नहीं लिखते बिकॉज अब हम लोग बड़े हो चुके हैं और हम प्रो हो चुके हैं, तो 1 को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और 1 को पावर में हम नहीं लिखते। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास 2x। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर C 2x। नाउ चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ हम आ गए हैं, अब मैंने डेरिवेटिव इंटीग्रल की बात की थी और इंटीग्रल का ही जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हमें बोला गया है व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सप्लेनेशन की, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डेफिनेट डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल के दो टाइप्स होते हैं। इंटीग्रल के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटीग्रल के कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। तो अब एक्सप्लेनेशन में हम थोड़ी सी एक्सप्लेन करके बात करेंगे। ठीक है, इंटीग्रल के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल,
किसी को अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं कि डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जिसमें हमारे पास लिमिट होती है। जैसे अगर आपने कोई ऐसे इंटीग्रल देखा हो 0 से 2, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि नेचुरल लॉग 1 से नेचुरल लॉग 2, ठीक है, वो नॉर्मल फंक्शन में आ सकते हैं, वो हमारे पास लॉगरिथम में आ सकते हैं, वो हमारे पास साइन π/2 और साइन 4π/2 ऐसे भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकता है, ठीक है, 0 से 1 नॉर्मल फंक्शंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक और नेचुरल लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक तो काफ़ी हाई लेवल पर पढ़ा जाता है, आपने शायद नेचुरल लॉग का पढ़ा हो गया, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास क्या, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हमारे पास इंटीग्रल में लिमिट होती है। दीज आर द लिमिट्स, ठीक है, इसको हम लिमिट्स बोलते हैं, ठीक। सो दीज आर कॉल्ड लिमिट्स, ठीक है, इनको हम लोग लिमिट्स बोलते हैं, और दीज आर द डेफिनेट इंटीग्रल, सही है। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल वो इंटीग्रल्स होते हैं, अब इनडेफिनेट इंटीग्रल कौन से इंटीग्रल होते हैं? वो इंटीग्रल जिसमें कोई भी लिमिट हमारे पास नहीं होती, वो ऐसे सादे होते हैं, यहाँ पर जो है वो खाली होते हैं, ठीक है ना, उनमें कोई भी लिमिट्स नहीं होती, एंड दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल। एंड याद रखिएगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास जो है आंसर में फ़र्क होता है। जो डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं उसमें हमारे पास लिमिट्स होती है ना 0 से 2, तो उसका जो आंसर होगा तो उसमें हमारे पास जो है सिर्फ उस फंक्शन का आंसर आएगा, ठीक है ना, नथिंग एक्स्ट्रा, सही है। और हमारे पास ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास जो है सिंपल है, जैसे कि x ऑफ dx, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, x² डिवाइड्स 2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, तो हमारे पास फिर आर्बिट्री कांस्टेंट भी आता है यानी c, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पर इंटीग्रल के लिए कोई लिमिट नहीं दी गई हमें। सो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, आंसर में हमारे पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। आर्बिट्री कांस्टेंट कौन कौन से में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी हमारा आंसर इसमें से, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल, और इनडेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास क्या करता है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट की डिमांड करता है, और वो डिमांड यहाँ पर फर्स्ट वाले में पूरी नहीं हो रही, तो फर्स्ट विल बी नॉट आवर आंसर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर कौन सा है। तो हम जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ अगेन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, f ऑफ x 2x हमारे पास है, इसका इंटीग्रल हमने फाइंड करना है, तो हम लोग इसको लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ 2x d ऑफ x। सो हम लोग इंटीग्रल लेंगे 2x का विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x, ठीक है ना। मतलब हम लोग जब जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट से हम लोग इंटीग्रल लेते हैं, ठीक है ना। और अगर हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही जो है इंटीग्रल की फॉर्म में गिवन होता है, तो फिर हम लोग जो है देखते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या है, देन उसको सॉल्व करते हैं। दिस इज़ द नॉर्मल टाइप ऑफ इंटीग्रल। सो हमारे पास है इंटीग्रल 2x d ऑफ x, सही है, विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो होते हैं d ऑफ x, इसको हम लोग बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया करें, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो अपने पास नोट डाउन करें, सही है। सो हम लोग यहाँ पर जो है हमें पता है कि अगर नहीं भी पता तो अब हमें पता चल जाएगा कि जो कांस्टेंट होता है उस पर इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता, कांस्टेंट पे, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे एंड x पे हमारे पास इंटीग्रल अप्लाई होगा, ठीक है। कांस्टेंट पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता, याद रखिएगा। हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटीग्रल x d ऑफ x, 2 को हमने बाहर निकाला था। अब इंटीग्रल के भी टाइप्स होते हैं, पावर इंटीग्रल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम पावर इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं, पावर इंटीग्रल, ठीक है। सो आप मुझे बताइए कि आप कौन कौन से इंटीग्रल के नाम जानते हैं, सही है, कमेंट सेक्शन में नीचे। तो ये हो गया पावर इंटीग्रल। पावर इंटीग्रल कैसा होता है, यहाँ पर हम उसकी तरफ पावर इंटीग्रल की जो है फॉर्म लिख देते हैं, पावर इंटीग्रल। तो पावर इंटीग्रल कैसा होता है, हमारे पास जो फंक्शन होता है x, n उसकी पावर होती है n+1 डिवाइड n+1 होता है हमारे पास, और अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट, सही है। सो ये जो n होती है ये हमारे पास गिवन पावर होती है, जो इसकी पावर है पहले से ही। तो अगर हम यहाँ पर देखें
तो x की पावर पहले से क्या है 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1, और वही चीज़ जो हम लोग ऊपर लिख रहे हैं वही चीज़ नीचे डिवाइड होगी, यानी 1 प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट c बिकॉज वी आर यूजिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 2, और x की पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 2 डिवाइड 1 प्लस 1 2, एंड साथ में एक आर्बिट्री कांस्टेंट c। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो नीचे जगह नहीं है, मैं जरा इसको नीचे लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है सी। तो हमारे पास इसका इंटीग्रल क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो आवर आंसर इज आंसर नंबर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। सो इस तरह से आपने इंटीग्रल को सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है कि वो कौन सा इंटीग्रल है, एंड देन यू हैव टू क्या करते हैं उसको चूज करते हैं करेक्ट ऑप्शन को, ठीक है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगर आपको याद हो तो आपने जो है लीनियर इक्वेशन आई थिंक 9 में पढ़ ली थी, जिसमें हम एक्स की वैल्यूज निकालते थे। तो वहाँ पर जो है अगर आपने नोट डाउन किया तो आपके टीचर्स ने आपको एक बात बताई होगी कि जितनी हमारे पास लीनियर इक्वेशन में जितनी एक्स की पावर होती है उतने ही हमारे पास आंसर होते हैं, ठीक है, उतनी ही एक्स की वैल्यूज आती हैं। यानी अगर किसी लीनियर इक्वेशन में x की पावर 3 माइनस 9 है तो उसके क्या होंगे, उसकी x की वैल्यूज़ कितनी होंगी 3x की वैल्यूज़ होंगी। अगर x स्क्वायर माइनस 4 है तो उसकी जो है आंसर में कितने होंगी वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ होंगी हमारे पास 3, इधर होंगी x की वैल्यूज़ 2। और अगर x माइनस 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। इसी तरह सो ऑन हमारे पास चलती रहती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम इसी पे गौर करेंगे, मैं इसीलिए ये वाली बात बता रही हूँ, ठीक है। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर है यानी हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन में 2 2 जो है वो नंबर्स दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, एंड यहाँ पर अगर हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमारे पास है इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग वो फॉर्मूला याद रखें ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम देखें इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इधर ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो हो गया हमारे पास। तो इसकी इक्वलिटी हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 2 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब प्लस को आप पहले लिखिए, माइनस को पहले लिखिए, इस डजेंट मैटर, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग देखिए फॉर्मूला हमने लगा लिया, इजीली हम यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और बिना फॉर्मूले के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले फॉर्मूला और उसके बाद बिना फॉर्मूले, ठीक है ना, फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए सारे के सारे, इतने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आ सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, तो उसका फिर आप ऑप्शन लिए गए होंगे तो आप उसमें से फिर एक चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सब यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 एंड दिस विल बी द x इक्वल टू माइनस 2, यानी प्लस 2 और माइनस 2 जो है वो इसका आंसर है। तो अवर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, माइनस 2 एंड प्लस 2, ठीक है। अब इसमें फर्क नहीं पड़ता कि माइनस 2 पहले लिखा हो या प्लस 2 पहले लिखा हो, ठीक है ना, बस दोनों की वैल्यूज होनी चाहिए। सो हमारे पास वैल्यूज आ गई है। अब ये तो फॉर्मूला था, बिना फॉर्मूले के हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी तरफ थोड़ा सा चलते हैं। विदाउट फॉर्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। सो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स इक्वल टू, ये 4 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, हम लोग स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे बोथ साइड, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 2। तो फिर अगेन हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 और माइनस 2 जो है वो आ गई है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बट अगेन मैं कह रही हूँ फॉर्मूला सारे के सारे आपको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। सारी की सारी ओपनिंग्स आपको आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने काफ़ी ज़्यादा किए हैं, ठीक है ना। तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व किए हैं, दे विल हेल्प यू अ लॉट। एंड अब आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमें जो है साइन कॉस टेंजेंट इन सब का जो है टेबल याद करना चाहिए। याद होगा अगर आपको 9-10 में आपको टीचर ने एक टेबल लिखवाया होगा जिसमें सारे के सारे साइन और कॉस टेंजेंट इन सब की जो है वैल्यूज़ थी कि साइन 30, साइन 0, साइन 60, साइन
साइन 90, साइन 120, इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, ठीक है। तो आपको अच्छे से वो टेबल याद कर लेना है, और अगर आपको वो टेबल नहीं याद तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं। वही एक आखिरी चीज़ बचती है, ठीक है ना, ऑप्शन में। दैट वाज द लास्ट ऑप्शन। देखिए हम लोग हमेशा दिमाग को लास्ट ऑप्शन रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास साइन 30 डिग्री, साइन इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसकी वैल्यू आपको रट्टे पे याद होनी चाहिए कि साइन जो है 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 0.5 होता है। और अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो ध्यान रखिएगा कि अपने कैलकुलेटर को आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। तो और अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो है आपने अपना कैलकुलेटर जो है वो डिग्री पे फिक्स किया हो, बिकॉज दिस इज़ द डिग्री, ठीक है ना। सो आपने क्या कर देना है, शिफ्ट और मोड पे जाना है, एंड शिफ्ट और मोड, ठीक है ना। देन आपने जाना है डिग्री पे, डिग्री मेरे पास 3 पे है, मैं 3 पे जाऊंगी, ठीक है। एंड अपने कैलकुलेटर को फिक्स भी कर देना है, तो आपने इसको फिक्स कर देना है। फिक्स देखें यहाँ पर डिग्री, शिफ्ट और मोड पे दबाएंगे तो फिक्स आ जाएगा, जैसे डिग्री आया था। 6 मेरे पास है यहाँ पे, मैं इसको या तो 2 पे या तो 1 पे आपको फिक्स कर देना है, तो 1 पे फिक्स कर देंगे। अब देखिएगा साइन 30 डिग्री मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आ रहा है वो 0.5, ठीक है। एंड 0.5 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपने अगर कैलकुलेटर यूज़ करना है तो कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए भी आपको स्मार्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। सो इस तरह जो है ना, हम लोग BS कर रहे थे तो हमारा पेपर चल रहा था मिड टर्म का, और उसमें जो है हम न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है ना। तो उसमें क्या हुआ था कि कैलकुलेटर्स जो थे, हम लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते थे, हम खुद से कैलकुलेशंस करते थे, ठीक है। सारे प्लस माइनस डिवीजन पॉइंट्स सब कुछ हम खुद से निकालते थे। बट पेपर में इतना टाइम नहीं होता, तो हम लोगों ने कैलकुलेटर उठाया। और देखें जिन्होंने बहुत कम कैलकुलेटर उठाया तो उनको ज़्यादा कैलकुलेटर के बारे में पता नहीं होता, तो वो फर्स्ट टाइम था कि हमने कैलकुलेटर उठाया था, वरना तो कैलकुलेटर हम यूज़ ही नहीं करते थे। वो कैलकुलेशन ना जो BS कर रहा होगा उनको पता होगा, कैलकुलेशन के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, कोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। तो जब हमने कैलकुलेटर है तो हमें पता नहीं था कैलकुलेटर को लोग फिक्स वगैरह करते हैं, तो फिर हमने सीखा कि कैलकुलेटर को फिक्स करते हैं। डिग्री जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो उसके लिए हम लोग डिग्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब जो फिक्स करते हैं हम लोग कैलकुलेटर को कितने पॉइंट्स में हमें चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हमें तब पता चली जब हम लोग प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे थे। तो देखें जब हमें कोई बताएगा नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं जब भी कैलकुलेटर की बात आती है मैं ये चीज़ें ज़रूर बताती हूँ कि अपने कैलकुलेटर को फिक्स करें, उसकी सेटिंग अच्छे तरीके से करें। अब हमें भी आती है क्योंकि अब हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है, इसमें कोई शर्म नहीं होती कि हमें नहीं पता। ऑफकोर्स हम मैथ के स्टूडेंट हैं, लेकिन हम लोग कैलकुलेटर पर तो ज़िंदगी नहीं गुजारते, हम तो सारी कैलकुलेशन खुद से करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं, फॉर्मूले में पुटिंग करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेटर का ज़्यादा काम नहीं होता। बट अब जब कैलकुलेटर का काम है तो हमें सीखना होगा कि कैलकुलेटर को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता कि सेटिंग वगैरह किससे करते हैं तो किसी से हेल्प लीजिए, या जो मैंने बताया उससे आप हेल्प लीजिए, ठीक है ना। और आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग डिग्री वगैरह निकालते हैं। और अपने लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट वाला कैलकुलेटर जिसमें आपके पास ये वाला ऑप्शन ज़रूर हो कि एक्स की पावर, ये एक्स के ऊपर जो है एक ऐसा डॉट सा होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है आप एक्स की कोई भी पावर ले सकते हैं, आप एक्स की पावर 5, आप एक्स की पावर जो है वो 10, 20 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये कलेक्ट कैलकुलेटर होते हैं, इसमें आप हायर पावर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हायर पावर, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ऑफकोर्स आपके पास ऐसे कैलकुलेशंस आएंगे जिसमें हायर पावर यूज़ हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे कैलकुलेटर का ये सफ़र था। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या था, साइन 30 डिग्री 0.5 के इक्वल होता है, यानी फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर 0.5। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दोबारा से चलें, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, और कौन से होते हैं, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। इन सब की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, एंड पता होना चाहिए कौन सा नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात आ गई है, हमें बोल रहे हैं सम फाइंड करना है। तो अगर सम पे आपको ध्यान जाए तो आपने ऐसा नहीं करना कि शुरू के 10 को ऐड करके आपको पता चल जाएगा कि ठीक है यही सम है, ठीक है। दैट्स नॉट द सम। सम के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं फॉर्मूलाज। जैसे अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको सम का फॉर्मूला पता होगा। अगर सीक्वेंस एंड सीरीज का किसी को भी नहीं पता कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड सीरीज,
तो आप जो है इसके लिए एक प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट है चैप्टर नंबर 11 थॉमस कैलकुलस, थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन, ठीक है। थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन जो कि फुल ऑन सीक्वेंस SQUENCE एंड सीरीज पर बना है। ये ड्रामा वाला सीरीज नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज पे फुल चैप्टर ये बेस्ड है एंड वहाँ पर मैंने जो है स्टार्ट टू एंड एक एक पॉइंट समझाया हुआ है कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज एंड हाउ वी सॉल्व दिस एंड व्हाट फॉर्मूलाज एंड व्हाट टेस्ट वी यूज इन सीक्वेंस एंड सीरीज। सो जितना भी सीक्वेंस एंड सीरीज है वो सारे चैप्टर में है, ठीक है। तो आप मेरे आई टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं, ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बहुत ही आसानी से एंड वहाँ पर आप जो है इसका इंट्रो वगैरह सब देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंस एंड सीरीज किया था, तो अगर किसी ने वो वाली प्लेलिस्ट देखी है तो उनको पता होगा, और अगर किसी ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी अच्छी खासी मैथ पढ़ी है तो उनको भी पता होगा कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं और इसी के साथ जो है हम सम की बात करेंगे। सम का एक फॉर्मूला होता है लेकिन हर फॉर्मूला सेम नहीं होता, ठीक है। जब कंडीशन चेंज होती है तो हम सम का फॉर्मूला भी जो है वो चेंज करते हैं। यहाँ पर नेचुरल नंबर है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे सम इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड्स 2, ठीक है। n क्या है? n इज़ द टोटल नंबर, ये जो है दिस इज़ द n, ठीक है। हमें क्या बोला है? ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर, तो ये जो 10 है दिस इज द n, सही है ना। तो n हमारे पास क्या है? एज वी नो n इज 10, तो चलिए इसे पुट करते हैं, वी विल गेट द सम, ठीक है ना। सम इज इक्वल टू 10 एंड 10 प्लस 1, ठीक है, डिवाइड्स 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड्स 2, 10 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड्स 2, वी विल गेट दिस 50 ऑफ 5, ठीक है। तो सम हमारे पास क्या है? सम है हमारे पास 55। सो our correct option is option number C, 55. The sum of first 10 natural number are 55. होप कि सबको समझ आ गई होगी कि सम का फॉर्मूला हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। अपने पास सम का फॉर्मूला रखें ताकि आपको याद हो कि सम हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और जो है सीक्वेंस सीरीज चैप्टर भी ज़रूर देखिएगा, उधर थोड़ा बहुत इंट्रो देख लीजिएगा अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। दिस विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो नाउ हम आ गए हैं विद आवर क्या एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग विद बेस 10 एंड 1000, हमारे पास यहाँ पर जो है वो लॉग है, ठीक है ना। सो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एंड किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो लॉग विद बेस जो है 10, ये लॉग 10 जो है ये हमारे पास बेसिक लॉग होता है, और इसका मतलब क्या होता है कि वी नीड टू डिटरमाइन द पावर टू विच 10 मस्ट बी राइज टू द वैल्यू ऑफ 1000 टू गेट 1000, ठीक है ना। सो हम लोग इसको इस तरह से पढ़ते हैं, बट अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें तो लेट इट बी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारे पास क्या है? हमें log 10 विथ 1000 जो है राइज दिया गया है कि log 10 राइज टू द पावर 1000, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको हम लोग ने सॉल्व किस तरह करना है? सबसे पहले तो हमने 1000 को जो है वो पावर में जो है कन्वर्ट कर देना है। अब हमें पता है कि 1000 को अगर हम लोग पावर 10 की पावर 3 देंगे सो वी गेट द 1000, सो वी कैन यूज दिस, ठीक है, कि log 10 और 10 की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। नाउ द वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? लॉगरिथम। हमें लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, और अगर आपको पता नहीं है तो आप जो है आई टैब पे चले जाएं और वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 7 और इसमें कौन सी एक्सरसाइज थी? लेट मी लिटिल चेक हेयर, मैं ज़रा चेक करूँ। चैप्टर नंबर 7 में हमारी कौन सी एक्सरसाइज थी? ये तो है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब मुझे ज़रा चेक करना पड़ेगा द
द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें एक पूरा का पूरा जो है वो लॉगरिथम पे था, वो देख लेती हूँ मैं ज़रा, एक मिनट। ठीक है, तो 7.2 है वो हमारे पास फुल ऑन जो है 7.2 नेचुरल लॉगरिथम्स, ठीक है ना। नेचुरल लॉगरिथम्स पे हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है ऑफ थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन ऑफ कोर्स। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं पता लॉगरिथम की तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत ही इजी तरीके से इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी बताई हैं एंड सारी की सारी जो है वो एक्सप्लेन भी किए कि हम लोग उसको किस तरह से यूज़ करेंगे। एंड देन आप जो है हार्ड क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज में भी जा सकते हैं, मैंने एक्सरसाइज भी पूरी की पूरी सॉल्व करवा के रखी है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। मेरे पास असल में इतना टाइम नहीं होता, वरना मैं जो है इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर टाइम हो तो दे दूँगी, वरना तो आप ढूंढ ले, ठीक है ना, आइटम पे जाके आपको इजीली मिल जाएंगी। सो यहाँ पे हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लॉगरिथम की, जो कि है हमारे पास लॉग बी पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा y। दिस इज द वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास, अच्छा इन सबको मैं हटा देती हूँ, हमारे पास b क्या है, b है हमारे पास 10 और y क्या है हमारे पास, वो है 3, ये रहा 3y। तो हमारे पास आंसर क्या होगा y, यानी आंसर है हमारे पास 3। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ वेरी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। द एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, यानी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। हमें बोल रहे हैं ए है हमारे पास पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। इफ द रेडियस आर इज डबल व्हाट हैपन टू द एरिया। अगर ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग जो है रेडियस को डबल कर दें तो हमारे पास एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, डबल का मतलब यहाँ पर जो है पावर नहीं लेंगे, ठीक है ना, एरिया की पावर डबल हो जाएगी, नो, एरिया की पावर सॉरी रेडियस की पावर डबल हो जाएगी, नहीं, रेडियस की पावर तो है ही डबल, डबल का मतलब है 2, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ कि मुझे जो है वो डबल पेन चाहिए तो डबल पेन 2 हो जाएंगे, ये नहीं कि एक के ऊपर एक और पेन हो जाएगा, ऐसा कोई पेन नहीं होता, ठीक है ना। सो यहाँ पर डबल का मतलब है 2, ठीक है, नॉट पावर 2, ओनली कांस्टेंट 2। सो अगर हम लोग आर को जो है वो 2r करें, आर को हमने डबल कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा, लेट्स सी, ए इक्वल टू पाई 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इससे हमें आंसर किस पर चलेगा, हमें बोले रिमेन सेम, इट डबल, इट ट्रिपल, इट क्वाड्रुपल, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, इट क्वाड्रुपल, यानी 4 टाइम्स जो है वो, क्वाड्रुपल का मतलब होता है 4 टाइम्स, फिजिक्स के सेक्शन में ये चीज़ बता चुकी हूँ। ट्रिपल का मतलब 3 टाइम्स होता है, डबल का मतलब 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए एरिया 4 टाइम्स बड़ा हो गया ना, 4, तो 4 टाइम्स बड़ा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ओरिजिनल से 4 टाइम बड़ा है, यानी इट्स क्वाड्रुपल। ओके, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। So now this is the tricky and of course most important question for ETA test। अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें बोला गया है कि if the roots of the quadratic equation हमारे पास देखें ये वाली होती है, are real and equal, what must be true about the discriminant this। अगर हम लोग जाएं quadratic equation यानी एक्सप्लेनेशन की तरफ, तो हमारे पास क्या होती है वो x इक्वल टू क्या होती है, माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स टू ए होता है। सो इसमें डिस्क्रिमिनेंट किस चीज़ को बोला जाता है, जो स्क्वायर रूट के अंदर होती है वैल्यू, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो होता है ये डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास, जिसकी बात यहाँ पर की गई है, ठीक है ना। अगर आपको ये डिस्क्रिमिनेंट नहीं भी बताया होगा, अगर आपको बोलेंगे कि ट्रू अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट, और अगर आपको साथ में ये जो है डिस्क्रिमिनेंट का जो शक्ल होती है, द सैम्बल ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ये दिया गया हो या फिर ये भी ना दिया गया हो, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट तक ही दिया गया हो, तो यू हैव टू नो अबाउट दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट पार्ट, ठीक है।
अब ये हमें बोलते हैं कि बताओ डिस्क्रिमिनेंट की क्या जो होगी वो हमारे पास उससे क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी होगी अगर उसमें हमारे पास रियल और इक्वल जो है वो वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होगी। हमारे पास यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेंट में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो चलिए इसमें भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एग्जैक्टली वन रियल रूट, वन रियल रूट। ठीक है, जब वो 0 के इक्वल होता है तो मतलब उसमें वन रियल रूट है, और अगर वो जो होता है वो हमारे पास लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब है कि इट हैज़ टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेशंस, टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका। और अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर दैन 0 होगा तो उसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि आपको पता हो कि हमारे पास क्या क्या डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है। तो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर वो रियल और इक्वल हो, रियल और इक्वल का मतलब देखें, रियल अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें भी रियल है और इसमें भी रियल है, ये तो कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में ये नहीं आ सकता, मतलब ऑप्शन 2 इज नॉट द करेक्ट। लेस देन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ हम लोग जाएंगे ए और सी की तरफ। उन्होंने हमें बोला है रियल और इक्वल है। ठीक है, इसमें बोला है वन रियल रूट, उनमें 2 बोला है, रियल भी बोला है और इक्वल भी बोला है। सो ये तो हमने बोल दिया कि नहीं हो सकता। अब हम लोग इन दोनों में चेक करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, इन्होंने बोला है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास डिफरेंट, कि 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे हमारे पास। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि रियल एंड इक्वल, या तो वो रियल भी है और इक्वल भी है, तो मतलब कि एक रूट की बात हो रही है। अगर यहाँ पर देखिए रियल, वन रियल रूट, तो मतलब हमारे पास ऑप्शन 1 जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ें अपने पास नोट डाउन करनी है ताकि आपकी हेल्प हो आगे जाके। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ पर हम आ गए हैं विद अवर क्वेश्चन नंबर 11। एंड अगर यहाँ देखें, इफ टेंजेंट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इफ टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर जो है हमें डिग्री में वैल्यूज गिवन है। ठीक है, और इसमें जो है हमें पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक में भी वैल्यूज दी जा सकती है, यानी पीरियड में, जिसे पाई में वैल्यू दी जा सकती है। ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 जो है हम लोग किस तरह से पीरियोडिक में जो है वो लिख सकते हैं, यानी पीरियड में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस के पाई। ठीक है ना, वेयर के इज द वर्ड, के इज द इंटीजर। ठीक है ना, तो यहाँ पर k जो है वो हम लोग एज ए इंटीजर यूज कर रहे हैं। और स्पेसिफिक वैल्यू जो थीटा की होती है प्राइमरी इंटरवल में, वो हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर देखते हैं द स्पेसिफिक, एक मिनट, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ थीटा इन प्राइमरी इंटरवल्स क्या होती है वो वैल्यूज, वो होती हैं हमारे पास क्लोज 0 से 2 पाई ओपन। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 4 विच इज 45 डिग्री। ठीक है,
विच इज़ व्हाट, विच इज़ 45 डिग्री। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैं काफ़ी डिटेल से बता रही हूँ, ठीक है। तो अपने पास ये सारे पॉइंट्स जो है वो अपने पास नोट डाउन करके रखें। सो विच इज़ व्हाट 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग ने आंसर भी 45 डिग्री ही लेना है, विच इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गए हैं हमारे पास हमारा इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 11। सो नाउ विथ क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम यहाँ पर देखें तो अगेन सीरीज़ की बात आ गई है, और इसके लिए मैंने आपको चैप्टर जो है वो रिकमेंड किया हुआ था, सीक्वेंस इन सीरीज इन विच वी सॉ लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो आप आई टैब पे जाके प्लेलिस्ट निकाल सकते हैं चैप्टर नंबर 11 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की। तो यहाँ पर हमें बोला गया है इफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज हैज़ अ फर्स्ट टर्म ऑफ 3 एंड अ कॉमन रेशियो ऑफ 2, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म। वी नीड टू फाइंड द फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म उन्होंने हमें दिया हुआ है और उसका रेशियो 2 है, तो भाई क्या फिफ्थ टर्म क्या होगा। इसको हम लोग एज इट इज़ नहीं यूज़ कर सकते कि भाई 3 के बाद जो है सेकंड टर्म हमारे पास 4 हो सकता है, रेशियो उसका 2 है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट तुक्के लगा लेते हैं, बट ये तो तुक्का नहीं, हम लोग प्रॉपर मार्क्स देंगे बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है एंड वी डोंट नीड एनी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक्सप्लेनेशन में यूज़ करेंगे अपना फॉर्मूला। तो nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए आर की पावर n-1, ठीक है। फॉर द फिफ्थ टर्म हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ए जो है दिस इज द फर्स्ट टर्म। ए क्या है, ए है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ये जो n है ये हमारे पास जो नंबर हमने फाइंड करना है वो है, ये है टर्म का नंबर, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। हो गया हमारे पास। और ये जो r है, r इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो a क्या है, a हमारे पास यहाँ पर 3 है और कॉमन डिफरेंस r 2 है, और n हमें क्या फाइंड करना है, हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तो f5 है। चलिए इन सबको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर लिखती हूँ ज़रा, यहाँ पर सही से नहीं लिखेगा। तो a क्या है, a है हमारे पास 3, r है हमारे पास 2 और n है हमारे पास 5। लेट्स पुट दिस इन द nth टर्म। तो ये हो जाएगा हमारे पास a r n-1 इक्वल टू a है हमारे पास 3 और r है 2 की पावर है हमारे पास n 5-1, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3 और 5, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी। 3 2 की पावर 4 हमारे पास क्या आएगा, 3 इक्वल टू 2 की पावर 4 क्या होता है, वो होता है 16। तो 3 × 16 इज द 48। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म क्या होगा, 48 होगा। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 48। होप कि सबको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने यहाँ पर यूज़ किया। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से यहाँ पर बताया हुआ है। अपने पास ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें कि व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशो जो होता है वो क्या होता है, वो आर होता है। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं और फिफ्थ टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। जो भी टर्म होता है उसको हम एन बोलते हैं, ठीक है। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर गलत जगह पे गलत वैल्यू पुट कर दी, अब समझिए अगर मैंने आर की वैल्यू गलत पुट कर दी तो मेरे पास आंसर गलत आएगा। सो देयर विल बी अ वेरी बिग डिजास्टर इन अवर ईटा टेस्ट। तो डिजास्टर ना कीजिएगा, सब पॉइंट्स को ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से जो है वो आपने पुट डाउन करना है इन फॉर्मूलाज। आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट। स्टिकी नोट अपने पास रखें, उस पर सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके लिखें, बार बार उसको रिवाइज करते रहें ताकि आप कोई भी चीज़ ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो नाउ हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 13। द लिमिट ऑफ साइन x बाय x एज x अप्रोच इज 0। तो अगेन यहाँ पर लिमिट आ गई है और इसी के लिए आप थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन का चैप्टर नंबर 11 यूज़ कर सकते हैं, सीक्वेंस इन सीरीज़। वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी लिंक जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो मैं शायद डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ठीक है। वरना तो आप आई टैब पे जाके आसानी से इसको देख सकते हैं और आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल का मिल जाएगा आसानी से।
और अगर आप यूट्यूब पर भी चेक करेंगे थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन, तो आपके पास मेरा ही जो है वो चैप्टर आएगा, ठीक है। तो आप उसके लिए भी आसानी से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। मतलब इसकी वैल्यू हमें जाननी है कि एक्स साइन एक्स बाय एक्स जो है, अगर उसकी लिमिट एक्स को अप्रोच एक्स जीरो को अप्रोच करे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बनेगी। यानी ये बात कर रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन ऑफ एक्स बाय एक्स। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप लिमिट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। या फिर लिमिट को आप LIM भी लिख सकते हैं और पूरा का पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादातर ये वाला यूज़ करती हूँ, आई लाइक दिस वन। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इजी वे। और एल हॉपिटल रूल किस तरह से यूज़ होता है, किस तरह से सॉल्व होता है, कमेंट सेक्शन में मैं नीचे लिंक दे दूंगी। आप वहाँ पर जो कमेंट सेक्शन नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पर इजीली चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बहुत इजीली जो है वो एल हॉपिटल रूल समझा के रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एल हॉपिटल रूल की तरफ, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों डेरिवेटिव्स अप्लाई करते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो साइन एक्स बाय एक्स, हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। अब मैं काफ़ी डिटेल से यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि अपने अपने पास नोट डाउन करें और आपको पता चले कि किस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज, याद रखिएगा। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, ठीक है। सो अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, ये हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स। अब देखिए 1 मैंने आपको बोला है हम बड़े हो गए हैं, नाउ वी आर ग्रोन अप पीपल। हम डिवीजन में 1 यूज़ नहीं करते, हम मल्टीप्लिकेशन में 1 यूज़ नहीं करते, हम जो है पावर 1 यूज़ नहीं करते, पावर 1 को हम लोग मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो कॉज एक्स है, अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉज एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 0। कॉज 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1। अब ये तो था हमारे पास क्या, एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब एक और जो है वो रूल यूज़ करेंगे। सो नाउ इस क्वेश्चन के लिए हम लोग दूसरा जो है मेथड यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ ऑल ऑफ कोर्स वो भी बहुत आसान मेथड है, पर उसको काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, दैट इज़ स्क्विज थ्योरम। चलिए इसको ज़रा वाइंड अप करते हैं। सो हमारे पास जो है एक कॉमन वे है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्विज थ्योरम। तो अगर किसी ने नाम सुना है तो बहुत अच्छा है, किसी ने नहीं सुना तो भाई अभी सुन लें। सो यहाँ पर जो है हम लोग स्क्विज थ्योरम यूज़ करते हैं फॉर प्रूविंग लिमिट्स के लिए, हर तरीके के लिमिट्स के क्वेश्चंस के लिए हम लोग स्क्विज थ्योरम को यूज़ करते हैं। एंड अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इसके लिए जो है वो लिमिट होती है 0 इज़ लेस देन एक्स लेस देन π/2, हमारे पास इतना रेंज होता है इसका, ठीक है। तो अब इसी रेंज को हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। तो 0 हमारे पास किस पे आता है, कॉज पे आता है। कॉज हमारे पास x इज़ लेस देन, x हमारे पास क्या है यहाँ पर, वो है साइन x बाय एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लोग ये कंडीशन यूज़ करेंगे और प्रूफ करेंगे कि हमारे पास क्या है, आंसर 1 आता है। अगर हम यहाँ पर देखें लिमिट फॉर बॉन्ड्स यानी कॉस के लिए लिमिट देखें, तो कॉस पे अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो 1 आएगा। सो कॉस 0 पे भी हमें 1 आता है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। किस तरह से अगर हम लोग इसको देखें तो लिमिट x अप्रोच टू 0 कॉज x क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हम लेंगे। तो कॉज हमारे पास जब इस पर लिमिट लगेगी कॉज 0 इक्वल टू 1, सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास जो है आंसर अगेन 1 आ गया है। सो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। पर अगर स्क्विज थ्योरम को देखें तो ज़्यादातर लोगों को स्क्विज थ्योरम जो है वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली समझ नहीं आता। तो अगर स्क्विज थ्योरम में आप जो है वो कंफ्यूज होने से यू कैन यूज़ द एल हॉपिटल रूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत फ्लेक्सिबल है, उसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
So here we get the question, what is the slope of the line y equal to 3x plus 2। तो स्लोप अगर हमें जानना है कि स्लोप किस तरह से फाइंड होता है, सो वी नीड टू नो द इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो लाइन होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m जो है वो हमारे पास क्या डिनोट करता है, m डिनोट करता है स्लोप को, ठीक है ना। सो m हमारे पास स्लोप है। अब हमें कैसे पता चलेगा m क्या है, तो इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम इस जनरल इक्वेशन के साथ एंड देन वी विल गेट नो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो लाइन इक्वेशन ये है जहाँ पर m जो है हमारे पास स्लोप है। दोनों को अगर हम लोग जो देखें कंपेयर करें तो y इक्वल टू 3x प्लस 2, तो m की जगह हमारे पास 3 गिवन है, यानी m इज इक्वल टू 3, तो स्लोप हमारे पास 3 है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी विच इज ऑफ कोर्स 3। तो अगर आपको इक्वेशंस याद होंगे तो आपको पता लगेगा कि आप किसी भी इक्वेशन से कौन सी चीज़ कैसे निकाल सकते हैं। सो अगेन हमारे पास डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ चुका है। हमें बोला गया है व्हाट एफ ऑफ एक्स, हमारे पास क्या है फंक्शन एक्स क्यूब है। ऑप्शंस यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, लेट्स राइट द ऑप्शंस। फर्स्ट है 3x, फिर है 3x स्क्वायर, फिर है x स्क्वायर, देन 3x क्यूब है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। हमारे पास अगेन डेरिवेटिव आ चुका है, पहले भी हम लोग पावर डेरिवेटिव कर चुके हैं। अगेन डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स, हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब सॉरी, एंड हमें एफ ऑफ डैश फाइंड करना है फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर आपको पता हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव इस तरह से डिनोट किया जाता है, सेकेंड डेरिवेटिव इस तरह से एंड थर्ड डेरिवेटिव इस तरह से, और ईटा में फर्स्ट थर्ड सेकेंड और फोर्थ डेरिवेटिव तक आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको सारे के सारे डेरिवेटिव्स निकालना आना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन कौन सा रूल होता है डेरिवेटिव का। सो हियर वी विल यूज द पावर डेरिवेटिव, बिकॉज यहाँ पर पावर दिया है तो पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे, जो ये किस तरह से होता है डी बाई डी ऑफ एक्स, हमें यहाँ पर एफ पे लगाना है विद डी बाई डी ऑफ एक्स विद एक्स क्यूब, ठीक है। सो ये हो जाएगा एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा, पावर डेरिवेटिव है, पावर नीचे आएगी 3 और पावर से एक माइनस हो जाएगा यानी 1 माइनस हो जाएगा, तो 3x की पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, ठीक है। सो हमारे पास एफ ऑफ डैश जो है वो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अवर डेरिवेटिव। होप कि सबको समझ आ गई होगी। सो हम आ गए हैं अगेन एक सोल्यूशन वाले क्वेश्चन पर, विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। द सोल्यूशन टू द इक्वेशन ई पावर एक्स इक्वल टू 1। अब हमें देखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। और पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये हमें क्या बोल रहा है। मतलब ये बोल रहा है कि e की पावर x इक्वल टू 1, हमें e की पावर x को 1 के इक्वल बनाना है, यानी ये दोनों जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। हम जैसे देते हैं ना राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड, तो दिस इज द दैट टाइप ऑफ इक्वेशन। हमें क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड को इक्वल करना है लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। दोनों को इक्वल लाना है हमने। वो कैसे लाएंगे, यहाँ पर तो e की पावर x है, इसमें हम लोग कोई भी यहाँ पर कोई एक चूज करेंगे और हमारे पास ये जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। किस तरह से, सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे विद द क्या बोल सकते हैं उसको, विद द बेसिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को देखेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास e है, एक्सपोनेंट की बात हो रही है जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.71828 होती है, हमें वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ आवर एक्सपोनेंट e, ठीक है ना। एंड नाउ हम लोग एक प्रॉपर्टी को रिकॉल करेंगे कि हमारे पास e की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। अगर आपको याद हो e की पावर 0 इक्वल टू 1, अगर एक्सपोनेंट की पावर 0 होगी तो 1 की इक्वल होगा। इसको आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, इसको आप प्रूव कर सकते हैं, बट अभी हम नहीं करेंगे ऑफ कोर्स ठीक है। तो ये सारी की सारी जो हैं वो रिजल्ट्स होते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसको आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर x की पावर को मैं 0 दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, x की पावर 0 इक्वल टू 1। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, ठीक है ना। सो दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेरीफाइंग दिस सोल्यूशन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन कि x की वैल्यू 0 होगी तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा हमारे पास विद राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड। सो सिंपल। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।